गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 एंड यूनिट 2 के सर्टेन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए थे, वही सेम आज कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, आई होप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर। नहीं है अब तक? ओके। सो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। सी आर है यहाँ पे? सी आर ज्वाइन किया? श्रुति? ओके। सो बाद में मैं आपको इंटरनल का सिलेबस एग्जैक्ट बताता हूँ। रिमेंबर 93 पेज नंबर 93 तक जो भी कुछ है वो आपका इंटरनल का सिलेबस है। दैट्स 1.5 यूनिट। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 93। एंड यहाँ से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है पेज नंबर 94, यहाँ से आपका यूनिट 2 का सेकेंड हाफ चालू होता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के पहले तक जो भी कुछ है till page number 93, that is the syllabus for your internals. And now we'll continue with our syllabus. I hope this is clear to everyone. Note कर लेना, आगे सबको बता देना। इंटरनल का सिलेबस is till page number 99 और 93 of our notes. तो यहाँ पे अभी आपको ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एंड वी सपोज टू स्टार्ट विथ दिस पार्ट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। सो यहाँ पे अभी आपको बोला क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब स्टार्टिंग से हम लोगों ने जो भी कुछ इतने बार डिस्कस किया है रिक्वायरमेंट वाले टॉपिक और बहुत सारी चीज़ें, सो उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। सो इंडिविजुअल मॉड्यूल बेसिस पे हम लोग रिक्वायरमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो सबको क्लियर होगा एटलीस्ट। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, द प्रोसेस फॉलोड व्हेन एनालाइजिंग अ रिक्वायरमेंट चेंजेस। दैट इज, कभी आपको चेंजेस की ज़रूरत है, कितने लिमिट तक के चेंजेस हम लोग अलाउ करेंगे, कौन से लिमिट के आगे अगर चेंजेस हुए तो वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा, टाइमलाइन को अफेक्ट करेगा, बजट को अफेक्ट करेगा, एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्यू चेंजेस वी हैव डन ऑन आवर वेबसाइट, दैट्स फाइन कि आपका टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा, जो टेक्नोलॉजी से हम लोग अपना वेबसाइट बना रहे थे उसी में बनेगा। बट सडनली इफ यू से कि नाउ आई वांट क्लाउड सपोर्ट on my website for taking the backup of our data which is there on the website, so वो टाइम पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज आएगा, मतलब नया टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बिना हम लोगों का आपने बताए हुए नए फंक्शंस जो है वो ऐड नहीं हो पाएंगे। गेटिंग? सो इसके लिए अभी वापस आपको वो सारी चीजें हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, उसके लिए वापस आपको नए रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन वो नया रिक्वायरमेंट जो है उसको अभी आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बजट क्या होगा वो देखना पड़ेगा। विदाउट बजट तो आपकी चीज़ें वर्कआउट होंगे नहीं। देन उसके साथ में वापस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना है, एंड ये जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास एलिजिबल डेवलपर्स कितने हैं, बिकॉज आपने सपोज कमिट कर भी दिया लेकिन आपके पास एलिजिबल डेवलपर्स अभी अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो दे आर बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स। सो अगर वो दूसरा प्रोजेक्ट छोड़ के अगर आपका प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे करने आएंगे तो जो आपके कोई दूसरे प्रोजेक्ट के कमिटमेंट्स है वो डिले हो सकता है ना। और अगर वो आप ये वाला प्रोजेक्ट अगर उनके पास ऑन टाइम करा भी लेते हैं सपोज, लेकिन अगर उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ें कभी आपको वहाँ पे क्या पॉइंट्स आपको एक्सेप्ट करने क्लाइंट साइड से, क्या चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट्स नहीं करने अगर आपके पास रिसोर्सेज, टाइम या फिर एलिजिबल डेवलपर्स ना हो तो। सो यहाँ पे हम लोग वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं अबाउट द चेंज मैनेजमेंट, कि आप कितने चेंजेस अलाउ करेंगे। देन ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज। सो ट्रेसेबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि ओके टोटल कितने हम लोगों के पास मॉड्यूल डिवीजन है और उसके हिसाब से कितने जो रिक्वायरमेंट्स है वो अब तक हम लोग गैदर कर पाए, कौन से हम लोग के बाकी है तो उसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे इन फ्यूचर, है ना। ये सारे आपके ट्रेसेबिलिटी वाले पार्ट में आए। देन
देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव केस टूल सपोर्ट। केस टूल सपोर्ट बहुत सिंपल है, आप जो केस डायग्राम्स और वो सब बता दें, मतलब रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंटेशन इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, जिससे सबको समझने में इजी पड़ेगा कि हम लोग क्या रिक्वायरमेंट्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे, और वो कैसे वर्कआउट होगा। क्लाइंट को भी इजीली समझ पाएगा थोड़ा बहुत चीज़ें, और जो आपके डेवलपर्स हैं उनको भी इजीली समझेगा कि हम लोग एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन दिस सिनारियो। So I hope this is very clear for everyone. Now, ट्रेसेबिलिटी होता क्या है, और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके हम लोगों ने रिक्वायरमेंट आईडी क्या था मेरा, और वो रिक्वायरमेंट आईडी के ऊपर मतलब ये रिक्वायरमेंट गैदर हो गया तो अभी हम लोगों ने उसके ऊपर डिजाइनिंग चालू किया। देन उसके आगे हम लोगों ने उसके ऊपर क्या काम चालू किया, कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ें किया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही सेम वे में हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया हुआ। Traceability matrix is concerned with the relation between the requirement and the resources and the system design. Now, source availability source traceability में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपके requirements है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लिंक फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स टू स्टेक होल्डर्स हु प्रपोज दिस रिक्वायरमेंट। मतलब अगर कोई जैसे अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में सपोज नर्स है, डॉक्टर्स है, दूसरे कोई मेडिकल स्टाफ है, उनके साइड से रिक्वायरमेंट आया तो आप उनको वापस लिंक करके चेक करो कि उनको वो फीचर्स की या वो रिक्वायरमेंट की जेन्युइनली ज़रूरत है, या फिर वो सिर्फ बोलने के लिए वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको बता रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी दूसरे के पास वो चीज़ देखे थे, वो फंक्शंस देखे थे, जिसके बेस के ऊपर वो आपको वो सेम रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स आउट कर रहे है ना। ये पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, या ये पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो वही अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेम पॉइंट्स दिए हुए कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रहा है, और आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है कि वी हैव स्टेक होल्डर्स मतलब डिफरेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व है, और ये जो अलग अलग लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रपोज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उनको लिंक करो कि जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट प्रपोज किए हुए हैं उनको एक्चुअल में वो रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है या सिर्फ बोलने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डिजाइन ट्रेसेबिलिटी, लिंक फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स टू, ऑफ कोर्स ये तो जरूरी है बिकॉज रिक्वायरमेंट से डिजाइन पे जाएंगे हम लोग, और डिजाइन से ही फिर डेवलपमेंट पे जाएंगे, राइट। सो केस टूल सपोर्ट ऑफ कोर्स ये हम लोग को पता ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स हम लोग इसी के थ्रू करते हैं। रिक्वायरमेंट शुड बी मैनेज्ड इन अ सिक्योर एंड मैनेज डेटा स्टोर। चेंज मैनेजमेंट इज द वर्क फ्लो प्रोसेस whose stages can be defined and information flow between this stage is partially automated. And traceability management, automated retrieval of links between the requirements. तो इसके लिए हम लोग वापस रेडीमेड टूल्स यूज करते हैं, हम लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, बराबर है। ऑटोमेटेड रिट्रीवल ऑफ द लिंक्स, मतलब कहाँ से कौन से रिक्वायरमेंट किससे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास डॉक्टर एंड नर्स है, तो अगर नर्स अगर कोई पेशेंट को कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है तो अगेन वो लिंक कहाँ से होगा, डॉक्टर के साथ, कि वो नर्स जो है वो कौन से डॉक्टर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं या उनको मेडिसिन दे रहे हैं, और वो मेडिसिन रेकमेंड जो किया वो कौन से डॉक्टर ने किया। देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट, क्या बोला है, दिस शुड अप्लाई टू ऑल प्रपोज चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट। लाइक प्रिंसिपल स्टेजेस में क्या बोला है, प्रिंसिपल प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या बोला है, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज चेंजेस। सो रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम में क्या हो सकते हैं हम लोग के पास, और उसके बेस के ऊपर हम लोग चेंजेस क्या अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम में सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ जो हम लोगों के क्लाइंट्स है, यूजर्स है, दे आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो टाइम पे उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे उसके ऊपर तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइक MS टीम हो गया, हम लोग के पास जूम मीटिंग हो गया, ये सब अवेलेबल है। लेकिन अब आपको वहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, तो वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए अभी आप कोई फंक्शंस एस्टैब्लिश करेंगे जिससे हम लोग ऑनलाइन
अपने कंपनी के पर्सनल अपने नेटवर्क के ऊपर वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाए, उसको रिव्यू कर पाए, उसको अपडेट कर पाए, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे खुद से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रपोज चेंजेस क्या रहेंगे, सोल्यूशन क्या रहेगा, या फिर आप समझो कि हम लोग, आपने देखा है कि वी डू हैव अ सिक्योरिटी एजेंसीज अलग से, जिनका काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या आ गया, अभी पहले हम प्रॉब्लम एनालाइज किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रॉब्लम एनालाइज ये किया कि पहले हम लोग ऑफिस से सारा वर्कआउट कर रहे थे, तो आपके डेटा कंप्यूटर्स जो भी था वो सारा ऑफिस में रह रहा था। अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो घर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब उसमें सपोज हम लोगों ने जो उनको लैपटॉप या कंप्यूटर्स दिए हुए हैं वो सिक्योर्ड है, बराबर है, उसके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन बाकी के ऑथेंटिकेशन रहेंगे, वेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द एडमिन आप उसके ऊपर लॉ एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कोई नए एप्लीकेशंस तो ऑफ कोर्स नहीं ऐड कर पाएंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू इंसर्ट या ओपन एनी सीडी और पेन ड्राइव ऑन दैट, ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, लेट्स सपोज। बट अभी अगर हम लोगों ने बोला कि ये सब सिक्योरिटी के बाद में इफ़ आई ट्राई टू ओपन दैट लैपटॉप, अब सॉफ्टवेयर आपके जो वर्क करेंगे जब लैपटॉप बंद रहेगा तब वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप चालू रहेगा तब वर्कआउट करेंगे इफ़ योर लैपटॉप इज क्लोज्ड। और वो टाइम पे अगर मैं लैपटॉप ओपन करके अब उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हार्ड डिस्क पे, सो इफ आई ट्राई टू कनेक्ट दैट हार्ड डिस्क ऑन सम अदर कंप्यूटर और अ लैपटॉप, सो वो टाइम पे हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बिहेव, ये हम लोग को देखना पड़ेगा ना। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स जो भी थे आपके, वो सारे आपके कहाँ पे है, मतलब आपको जो भी डेटा चाहिए था वो हार्ड डिस्क पे है। अब मैंने वो हार्ड डिस्क उठा के अगर दूसरे लैपटॉप में लगा लिया तो आपने जो भी सारे इतने सारे सॉफ्टवेयर रखे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर का कोई मतलब ही नहीं बना ना। मैं अननेसेसरीली वो सॉफ्टवेयर में कुछ क्रैक करने का या ऐसा कोई ट्राई करूंगा नहीं, बिकॉज मेरे लिए वो पॉसिबल होगा नहीं। बड़े अगर प्रोफेशनल कंपनीज ने बनाया तो बहुत सारे लेवल के टेस्टिंग को क्रॉस करके आया वो, तो सॉफ्टवेयर क्रैक करना ये वो फिल्मी बॉलीवुड टाइप हम लोग हीरो बनने की ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा दिमाग अप्लाई करेंगे ना। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रपोज चेंज क्या रहेंगे कि अगर हार्ड डिस्क अगर निकाल के कोई दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा है देन वी शुड ऑल्सो अप्लाई एन एनक्रिप्शन ऑन दैट हार्ड डिस्क, एंड उसका एनक्रिप्शन की जो है दैट विल बी स्टोर्ड ऑन दैट कंप्यूटर इटसेल्फ, ऑन दैट लैपटॉप इटसेल्फ जिसके साथ वो हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। तो अगर आप वो हार्ड डिस्क को वो लैपटॉप को छोड़ के कोई दूसरे लैपटॉप में अगर कनेक्ट करेंगे देन यू विल फाइंड इन ऑल द फाइल्स आर इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट विच यू विल नॉट बी एबल टू डिक्रिप्ट इट, और रीड कर सकते हो आप। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए उसका की रिक्वायर्ड होगा, एंड दैट की इज विद द ओल्डर लैपटॉप। सो आप जब तक वो हार्ड डिस्क को वहाँ पे कनेक्ट नहीं करते कुछ नहीं हो सकता। देन अब ये जो भी चेंजेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज फिजिकली जो ऑफिस में आके वर्कआउट कर रहे थे लोग वो अभी अगर घर से हो गए, तो वो टाइम पे आपको देखना है कि कितने चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जो आप सिस्टम्स दे रहे हैं उसके ऊपर कितना सिक्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, एंड बाकी के रिक्वायरमेंट्स क्या पड़ जाएंगे। सो बाकी के रिक्वायरमेंट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि जो उनके पास पहले मशीन थे अभी उनके जगह पे हम लोग को उतने ही लैपटॉप प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और वो भी अपडेट के साथ में, और साथ में एंटीवायरस ये सारे सिक्योरिटीज रहेंगे, बराबर है ना। देन चेंज इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफाई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। चेंज मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला, आइडेंटिफाई द चेंज, प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कितना हम लोग चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, उसके कॉस्टिंग फैक्टर्स क्या है, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट दिस चेंजेस, एंड उसके बाद में अगर वापस और कोई रिक्वायरमेंट में रिवीजन करना है तो वो सेम रिवीजन होगा, फिर वापस हम लोग चेंज मैनेजमेंट पे जाएंगे, तो ये साइकिल हमेशा चलते रहेगा। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों का एक छोटा सा पार्ट जो बच गया था, we are done with that, and now we'll be starting with a new chapter which is called as system models. तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर चालू होता है सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग मतलब आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनलिटीज है उसको मॉडल करेंगे हम लोग, सो दैट कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ इजी हो जाए। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग एक डमी मॉडल, एक प्रोटोटाइप बना के अगर क्लाइंट के पास जाएंगे उसको समझने के लिए इजी हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हम लोग के पास डिफरेंट मॉडलिंग पैटर्न्स रहते हैं, सिस्टम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग बता सकते हैं। एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव जहाँ पे हम लोग सिस्टम का एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है और वो कौन से एनवायरनमेंट में वर्कआउट करेगा ये बताएंगे, बराबर है।
देन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में क्या आएगा कि अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर अगर 3 बार रॉन्ग पासवर्ड, जैसे आप देखो कि एटीएम मशीन पे अगर मैं जा रहा हूँ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ लेके मनी विड्रॉ करने के लिए, अब डेबिट कार्ड से मैंने वहाँ पे स्वाइप किया एंड 3 बार अगर रॉन्ग पिन अटेम्प्ट किया तो मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक होना चाहिए, बराबर है। सो दैट इज द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अंडर सम स्ट्रेस सिचुएशन, अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं क्लाइंट साइड से फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सो वो टाइम पे आपका सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग चेकआउट करेंगे। देन अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ इन बिटवीन, अगर आपका सिस्टम अगर शट डाउन होता है, जैसे अगर मैंने कोई पैसा ट्रांसफर करने का ट्राई किया, सडनली मेरा मशीन क्रैश हो गया, मेरे अकाउंट में से वो पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन फाइनली जो जिसके अकाउंट में मैं सेंड कर रहा था उसके अकाउंट में वो पहुंच नहीं पाया। सो अब क्या होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ऑन दैट पर्सपेक्टिव हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव। अगर मेरे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होके जो फाइनल जो रिसिपिएंट है उसके अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो पैसा गया किधर। सो इफ जैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि वी प्रिपेयर अ ट्रिगर्स, डीबीएमएस किट जो ट्रिगर्स रहते हैं, दोज ट्रिगर्स वी प्रिपेयर फॉर दिस बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सो आइदर क्या होगा, इफ ऑल द क्वेरीज विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली और नन विल गेट एग्जीक्यूट, मतलब जो हम लोगों ने सेट ऑफ क्वेरीज लिखे हैं उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, मेरे अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा, देन सामने वाला जो मेरा रिसिपिएंट है जिसके अकाउंट में मैंने पैसा भेजा है उसके अकाउंट में फाइनली वो पैसा डिपॉजिट होगा, तब जाके मेरे सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होंगे। अब बीच में से अगर कोई भी इसमें से क्वेरी अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है सक्सेसफुली, अगर एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मेरे प्रीवियसली जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुए और उन्होंने जो भी चेंजेस अप्लाई किए डेटाबेस पे वो सारे अंडू हो जाने चाहिए, ये आपका ट्रिगर होता है। तो वैसे ही कुछ बिहेवियरल हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से, डेटा आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है वो। सो मॉडल टाइप में अभी आपको सबसे पहले देखो डेटा प्रोसेसिंग, वी आर मोर व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडलिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है डेटाबेस बनाने के लिए, क्लासेस बनाने के लिए, जहाँ पे आपका इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट आएंगे, डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी डायग्राम्स आएंगे, ये सारे आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले एज यू कैन सी डेटा प्रोसेसिंग शोइंग हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट इज कंपोजिशन मॉडल, हाउ एंटिटीज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। लाइक डेटाबेस में अगर एक स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी हो गया, एंड देन उसके रिलेटेड हम लोगों ने जो बाकी के इंफॉर्मेशन रखे है, लाइक उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या हो गए, दोज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस स्टूडेंट एंटिटी। अब ये स्टूडेंट एंटिटी जो है वो इंटरैक्ट किससे करेगा, प्रोफेसर एंटिटी के साथ में, तो वो दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे रहेंगे, प्रोफेसर क्या कमांड्स, कौन से डेटा स्टूडेंट के एक्सेस कर पाते हैं एंड स्टूडेंट कौन से डेटा प्रोफेसर्स के एक्सेस कर पाते हैं, या हाउ द कम्युनिकेशन विल गो बिटवीन देम, है ना, वो सब यहाँ पे हम लोग बताएंगे। आर्किटेक्चरल मॉडल, जहाँ पे हम लोग एक जो मेरा मॉड्यूल है उसके एक जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके सब पार्ट्स, तो वो सब सिस्टम्स कितने रहेंगे, कितने पार्ट में, कितने यूनिट्स में हम लोग अपने सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, वो आएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन मॉडल्स, कि हर एक जो एंटिटी है उनके कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ हम लोग के पास स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट है उनके सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सब जगह पे सेम रहेंगे, ठीक है। अगर कोई कॉलेज या स्कूल में जाता है तो सर्टेन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन्स द सेम बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स। उनको रोल नंबर असाइन करो, एग्जाम कंडक्ट होगा, एडमिशन होगा उनका, अटेंडेंस वाइज हम लोग डिफॉल्टर कौन है, ये सारे डेटा जनरेट करेंगे। सो दिस इज द कॉमन थिंग्स जो हर जगह पे फॉलो होगा। यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा यूनिक चीज नहीं है जो इनके लिए अलग से डिफाइन करेंगे। सो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन मॉडल, जहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो और उसको तो आपको बाय डिफॉल्ट बताना है, उसको छोड़ के जो अनकॉमन है उसके ऊपर हम लोग को वर्कआउट करना है। देन सिस्टम्स रिएक्शन कैसे रहेंगे फॉर डिफरेंट इवेंट्स, लाइक कि अगर मैं कोई एक इनपुट डेटा अगर रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ, करेक्ट एंटर कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम अगर मैं एडमिशन कर रहा हूँ, हाउ सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, ये हम लोग देखेंगे, है ना।
दिस आर सम पॉइंट्स जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इवेंट में आपका सिस्टम का रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कोई एक यूजर अगर कंटिन्यूअसली लेट्स सपोज कि कोई एक यूजर ने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग अकाउंट से अगर लॉग इन किया। जैसे आप देखो कि एक स्टूडेंट जो है वो दो अकाउंट से, कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों अकाउंट से अगर यहाँ पे MS टीम पे अगर आ रहा है, तो अभी उसके दो एंट्रीज होंगे, एक एंट्री होगा। गेटिंग डिफिकल्ट है आंसर करना। तो अगर अगर उसके दो एंट्रीज अगर आ रहे हैं, तो जब हम लोग उनका अटेंडेंस ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं सैप सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पे तो ये सेम दो एंट्रीज नहीं दिखना चाहिए, एक ही एंट्री आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होने लगा तो स्टूडेंट्स फिर एक दो नहीं 4-5 डिवाइस से एक साथ लॉग इन करेंगे, सो दैट 4-5 लेक्चर्स के अटेंडेंस एक साथ मिल जाए। सो ये नहीं होना चाहिए। कंटेक्स्ट मॉडल में हम लोग को क्या बोला है, कंटेक्स्ट मॉडल्स आर यूज्ड टू इल्यूस्ट्रेट द ऑपरेशनल कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, कि कैसा आपका सिस्टम, कहाँ तक क्या लिमिट तक आप कौन से फंक्शंस कर सकते हो। देन उसके आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। सोशल मतलब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो थिंकिंग है, वहाँ का जो बिहेवियर है ना, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था। सो यहाँ पे भी वही सेम पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई एक आपके पास अगर कोई एक सिस्टम है, तो वो आपको मॉडिफाई करना है। आप कहाँ पे उसको यूज करेंगे, कौन से कैटेगरी के लोग उनको यूज करेंगे, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे चेंजेस लाने हैं उसके ऊपर, बराबर है। और वो चेंजेस मेनली होंगे क्या, तो आपको उसका वे ऑफ वर्किंग, आप जो उस पर इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट बता रहे हैं उसमें आपके चेंजेस आएंगे। गेटिंग। सो ये सारे जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। और नेक्स्ट थिंग कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो आप देखो कि जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, तो फेस्टिवल सीजन्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वो प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करते हैं। तो अभी आपको ये भी एनालाइज करना है कि कौन से आपके जो यूजर्स है वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से फेस्टिवल्स पे वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो उसके बेस के ऊपर आई कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई यूजर्स वेदर दे आर वेदर दे बिलोंग टू विच कैटेगरी एंड कौन से टाइप के फेस्टिवल में दे आर मोर इंटरेस्टेड। तो उसके बेस के ऊपर हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा कि आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि चलो अभी अगर ईद है और दिवाली है, ये दो फेस्टिवल में पीपल आर परचेसिंग मोर प्रोडक्ट्स, और वो कौन से कैटेगरी के ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो आइडेंटिफाई किया। So next time I can easily say कि okay at in this country ये जो दो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लोग ज्यादा ये टाइप के गिफ्ट जो है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। सो वो ही सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स आप अपने वेबसाइट पे रखेंगे, सो दैट आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा हो सके। अब वो सेम टाइम पे आप देखो कि चाइना में दे फॉलो सम सिंगल्स डे। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर वैलेंटाइन डे था कल, तो ऐसे चाइना में दे आर फॉलोइंग सम सिंगल्स डे। कोई तो एक दिन होता है, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, लेकिन उस दिन आप अगर देखेंगे जो अमेजोन जैसा जो उनके पास है अलीबाबा करके, उनके उसके ऊपर बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का शॉपिंग होता है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं। सो अब वहां पे जो चाइनीज चाइनीज पर्सन के लिए जो ओके। सो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जो टाइप के गिफ्ट्स चाइना में लोग एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे, वो उनके कल्चर के हिसाब से होगा, उनके टेस्ट के हिसाब से होगा। वो सेम गिफ्ट आप देखो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करेंगे, है ना। जो टाइप के फूड्स अब वहाँ पे वो लोग खाते हैं, वो सेम फूड जो है वो आपको इंडिया में लोग खाते हुए नहीं दिखेंगे। गेटिंग। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई एक होटल या कोई एक ऐसा फूड इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करेंगे, सो यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है,
उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कोई एक कंपनी अगर आता है KFC टाइप, और वो आके अगर यहाँ पे बीफ बेचना चालू करेगा तो लोग पहले ही मार जाएंगे उसको, है ना। गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगा उसके पहले तो बहुत सारे लोग जाके मार देंगे उसको। इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन से जो कोई एनिमल्स है, कोई फूड है जो वहां के लोग खाते नहीं है या मानते नहीं है। सेम वे आप देखो कि अगर कोई पिग्स टाइप कोई फूड है तो वो मुस्लिम हमेशा कभी वो टच भी नहीं करेंगे उसको, है ना। इट्स टबू इन देयर रिलीजन। सो चाइना में अगर कोई एक इंडस्ट्री है तो वो वहां पे ऐसे सर्टेन चीजें प्रोवाइड कर सकता है, वो एडवर्टाइज कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में आपने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा, ऐसे एड्स आएंगे नहीं। तो वो आपको पता कब चलेगा, जब आप उसके सोसाइटी को प्रॉपरली समझ पाएंगे, सोशियो टेक्निकल चीज़ों को समझ पाएंगे। और उसके लिए आपको वहाँ के कोई ना कोई जो लोकल लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनके साथ समझना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें समझेंगे। सो यहाँ पे वही दिया, उसके बेस के ऊपर आर्किटेक्चरल मॉडल बनाएंगे, उनके रिलेशंस वही है। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया एटीएम का। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एटीएम के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगे। एक सिक्योरिटी सिस्टम लगेगा, एक अब वो एटीएम पे कौन से अलग अलग अकाउंट के यूजर्स आ रहे हैं। लाइक एक मेरा एटीएम जो है वो सपोज कोटक बैंक का है, अब उसके ऊपर एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सारे अलग अलग बैंक के जो यूजर्स है वो आके पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो अकाउंट डेटाबेस रखेंगे हम लोग, यूसेज डेटाबेस रखेंगे हम लोग, है ना। सो हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का इंफॉर्मेशन होगा। देन उसके साथ में कितना यूज हो रहा है, कौन से कस्टमर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन रखेंगे। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होगा, रिफिल होते रहेगा जो हम लोग के एटीएम मशीन है वो। देन ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम्स होंगे कि कौन से ब्रांच को ये एटीएम बिलोंग कर रहा है, तो वो जो ब्रांच होगा उनके ब्रांच ऑफिसर्स जो रहेंगे कोई ना कोई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एटीएम। देन ब्रांच काउंटर सिस्टम रहेंगे। सो ये देखो ये हम लोगों का एक एटीएम मशीन है, उसका कंटेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है कि क्या चीजें कंबाइन करके हम लोग का एक एटीएम सिस्टम काम करेगा। और उसके आगे अगर आप देखेंगे कि इन दिस मॉडल, यहाँ पे आपको एक दूसरा एक डायग्राम दिया है। देखो अब दूसरा डायग्राम क्या बता रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब हम बेसिकली हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग का मेन कंटेक्स्ट क्या है फॉर डिफाइनिंग दिस डायग्राम, या हम लोग ये सिस्टम या ये पूरा प्रोसेस क्यों बना रहे हैं, उसका मेन कंटेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं। सो शोइंग द कंटेक्स्ट इन अ प्रोसेस मॉडल शोज द ओवरऑल प्रोसेस, either the single or multiple combined process which are interlinked with each other। जिसको कंबाइन करके ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक पूरा सिस्टम डेवलप होगा। लेकिन वो पूरे सिस्टम को वर्कआउट करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ दिस सिस्टम। ओके, so data flow models may be used to show the processes and the flow of info from one process to another। इक्विपमेंट प्रोसेस, अब यहाँ पे देखो इक्विपमेंट प्रोसेस क्या बात कर रहे हैं हम लोग उसमें, वी कैन से, अब देखो यहाँ पे डायग्राम्स जो है ना ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिए है, तो आपको ये वे में समझना है। ये पूरा एज इट इज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डॉटेड लाइन अगर आप छोड़ भी देते हो तो पूरा बाकी का जो सिस्टम है वो क्या बता रहा है, या फिर अगर डॉटेड लाइन को कंबाइन अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले क्या बोलता है, स्पेसिफाई द इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सिस्टम। तो इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने बताया, उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। मतलब बताने के लिए आपने सपोज बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स बता दिए एक साथ, लेकिन वो अभी के अभी जरूरी है क्या। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे हैं अमेजोन के वेयर हाउस के लिए, लेकिन अभी अगर एक दिवाली फेस्टिवल आ रहा है या फिर होली फेस्टिवल आ रहा है तो वो टाइम पे कौन से रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगे, उसके हिसाब से आपको चीजों को मॉडिफाई करना है। गेटिंग, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि अभी आपको किसमें कितने रिक्वायरमेंट्स ऐड करने हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स पे आपको होल्ड आउट करना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट वेरीफाइड किया, देन गेट कॉस्ट एस्टिमेटेड, और वो कॉस्ट निकालने के लिए कितने आपको रिक्वायरमेंट अभी चाहिए
उसके हिसाब से आप सप्लायर फाइंड करेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे? सप्लायर का अलग से डेटाबेस जो रहेगा हम लोग के पास, कि कौन से टाइप की इक्विपमेंट्स है या कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स है, उसके लिए कौन से सप्लायर है, और उसमें से हम लोग सारे सप्लायर्स को बोलेंगे कि भाई आप अपना डील दो हम लोगों को, और उसमें से जो बेस्ट डील लगेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी अपना एस्टिमेशन फाइंड किया, क्योंकि दिस इज आवर एस्टिमेशन, और वो एस्टिमेशन के पास में जो सप्लायर्स आते रहेंगे विल बी चूजिंग दो सप्लायर्स, एंड उसके हिसाब से हम विल बी प्लेस अ ऑर्डर, है ना। और उसके हिसाब से एक डिलीवरी नोट हम लोग लेंगे कि ओके कभी हम लोग डिलीवरी एक्सेप्ट करेंगे, कौन से फॉर्म में करेंगे, एंड उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक साइन ऑर्डर फॉर्म जो है वो हम लोग आगे प्रोसेस कर देंगे, जिसके बेस के ऊपर कस्टमर विल सॉरी सप्लायर विल डिलीवर द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखो डिलीवरी नोट में क्या बोला है, चेक डिलीवरी आइटम, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स आपको कैसे कौन से दूसरे डिवाइसेस के साथ इंस्टॉल करने, जैसे बहुत सारे वेबकैम्स मंगाया हम लोगों ने, प्रिंटर मंगाया है, सीसीटीवी कैमरास मंगाया है, तो ये हम सपोज ये हम लोग के रिक्वायरमेंट है, तो अभी आपको इंस्टॉल करना है वो इक्विपमेंट्स को। तो इंस्टॉल करने के लिए वापस आप कहाँ कहाँ पे उनको इंस्टॉल कराएंगे, कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस रखना है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये सेम आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करते हैं ऑन इक्विपमेंट। मेनली ये आपका जो है ये आपका कंटेक्स्ट मॉडल हो गया, ठीक है। सो कंटेक्स्ट मॉडल में ये वाला, और उसके अंदर हम लोगों ने इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट का एक एग्जांपल देखा। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल। ये एज इट इज पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आपको याद रखना है कि ओके कोई इक्विपमेंट्स परचेस करना है, उसके लिए वी हैव अ सप्लायर डेटाबेस, और वो उसमें से कौन आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकता है वो देखेंगे हम लोग। ओके बिहेवियरल मॉडल्स बहुत सिंपल है। देयर आर बिहेवियर कैसा होगा, उसके हिसाब से हम लोग ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव टू बिहेवियरल मॉडल, वन इज डेटा प्रोसेसिंग मॉडल दैट शोज हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड एंड इट मूव्स थ्रू द सिस्टम। तो अब याद रखो कभी कभी क्या होता है कि आप जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो कभी कभी आपका मोबाइल में से आ रहा है, कभी आपका लैपटॉप से आ रहा है। जैसे आप अगर फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, तो समटाइम्स यू पोस्ट सम फोटोज फ्रॉम योर मोबाइल, समटाइम्स यू पोस्ट समथिंग फ्रॉम लैपटॉप, देन आप उसके ऊपर कमेंट मोबाइल से करोगे, वापस लाइक लैपटॉप से करेंगे, वापस आप चेंजेस उसमें मोबाइल से करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, आप मल्टीपल डिवाइस से एक सेम चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, दैट इज वन थिंग। स्टेट मशीन मॉडल, अब स्टेट मशीन मॉडल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे आप देखो कि एटीएम मशीन है, तो जब मैं अगर एटीएम मशीन पे जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं अपना कार्ड अगर वहां पे स्वाइप करूंगा, तो स्टेट, एक सेकेंड, अगर मैं अपना कार्ड अगर वहां पे स्वाइप कर रहा हूँ, तो हाउ दैट सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, कार्ड मेरा वैलिडेट करेगा, है ना। सो यहाँ पे आपको देखो वैसा ही एक डायग्राम दिया हुआ है, आई जस्ट शो यू दैट डायग्राम। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको देखो एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट इज मेरा मशीन सबसे पहले आइडल है मेंटेनेंस में, देन टेस्टिंग, टेस्टिंग डिवाइसेस, सेल्फ डायग्नोज हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कमांडिंग, ये आपका स्टार्टिंग स्टेज है जो एक कंप्लीट डॉट रहता है। यहाँ पे देखो एक सेकेंड ना, हाँ देखो दिस वन इज प्रॉपर। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपका ये जो स्टेट है वो चालू हो रहा है, कमांड्स बराबर है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पिन चेक किया एटीएम मशीन का। अब एक प्रॉपर डायग्राम मैं निकाल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। Okay, now look at this one.
देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यूएमएल डायग्राम से हम लोग ऐसे कुछ चीजें बता सकते हैं। और उसके आगे देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, वी हैव इसको हम लोग ये वाला जो नोटेशन है कंप्लीट सर्कल फिल किया हुआ इनिशियल स्टेट के लिए यूज करेंगे। ये स्टेट बॉक्स है सिंपल, डिसीजन के लिए ये वाला होगा। और फाइनल स्टेट को हम लोग ऐसे दो सर्कल से बताते हैं, एक आउटर सर्कल और एक इनर छोटा सा सर्कल, फील्ड सर्कल रहेगा जो। तो ये वे में हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सपोज हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी हैव दिस एग्जाम्पल, हाँ दिस वन। सो एंटर द ओटीपी, बिगन हुआ यहाँ से। अब अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कुछ कर रहे हैं, हम लोगों ने ओटीपी एंटर करने बोला, इफ एंटर ओटीपी इज वैलिड, बराबर है, तो क्या होगा, आप आगे जाएंगे, यूजर ऑथेंटिकेट हुआ, आगे अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इफ इट इज फॉल्स, 2 या 3 चांस आपको मिलता है टू वैलिडेट दैट ओटीपी, राइट। सो ये आपका स्टेट डायग्राम हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको ऐसे ही स्टेट डायग्राम के बारे में बोला है, स्टेट मशीन मॉडल। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग मॉडल या डीएफडी डायग्राम्स बोलते हैं। सो डीएफडी डायग्राम्स बहुत सिंपल है, आपका डेटा कौन से टेबल से कैसे फ्लो होगा वो बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास क्या दिया है, देखो ऑर्डर डिटेल्स प्लस बैंक ऑर्डर फॉर्म है। अब कंप्लीट ऑर्डर फॉर्म, आपको जो ऑर्डर करना है, अब ये हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, आगे वैलिडेट करने भेजेंगे कि जिसके थ्रू ये ऑर्डर आया है वो जेन्युइन यूजर है, ऑथेंटिकेट करो उसको। देन साइन ऑर्डर फॉर्म रहेगा जो रिकॉर्ड ऑर्डर में जाएगा, जहाँ पे किसने ऑर्डर दिया था, कौन से डेट पे दिया था, कौन से टाइम पे दिया था, क्या अमाउंट का दिया था, उसके अकाउंट में कितना था, ये ऑर्डर फाइल हम लोग मेंटेन करेंगे। लाइक देन एडजस्ट द अवेलेबल बजट उसके हिसाब से, और उसमें हम लोग बजट फाइल में ये ऐड कर देंगे। तो उससे हम लोग का जो टोटल बजट है उसमें से हम लोग जितना ऑर्डर अमाउंट हम लोग का गया है वो माइनस कर देंगे। नाउ रिमेनिंग हम लोग का बजट क्या है, उसके बेस के ऊपर न्यू ऑर्डर्स हम लोग को देखने पड़ेंगे। और ये जो ऑर्डर है वो हम लोग देन सप्लाई सेंड कर देंगे टू आवर सप्लायर, जो आगे फिर वो सेम प्रोडक्ट्स हम लोग को डिलीवर कर देगा। सो दिस इज बेसिक पैटर्न ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। या आपको डेटाबेस में एक टेबल में से दूसरे टेबल में डेटा कैसे फ्लो होगा, कहाँ से कौन सा टेबल किसके साथ प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन में आएगा, ये सब हम लोग बताएंगे। सो एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, दैट इज व्हाट वी आर डिफाइंड हियर। ये आपको हेल्प करेगा बेसिकली। एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? आई होप बहुत सिंपल है ये। किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। नो सर। ओके, नाउ इसके आगे अगर आप देखेंगे तो सेम पॉइंट्स आपको दिए डेटा फ्लो डायग्राम्स के। अब अगेन दूसरा एक आपको एग्जांपल दिया है इंसुलिन पंप वाला। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंसुलिन पंप का आपको क्या बोला है, ब्लड आपने यहाँ पे ऐड किया। अब आपके पास एक सेंसर है, मतलब ब्लड शुगर टेस्ट करने वाला एक डिवाइस है जो आपको ब्लड शुगर बताएगा बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। तो ये ब्लड शुगर का जो भी इंडिकेशन दिया बेस्ड ऑन पैरामीटर हम लोगों ने एनालाइज किया कि ओके ये इतना लेवल का हम लोग को ब्लड में शुगर बता रहा है। अब बेस्ड ऑन दैट लेवल जो डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किए रहेंगे उसके हिसाब से विल बी डिसाइड कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो हम लोग वो सेम नोटिफिकेशन जो है वो आगे कहाँ पे पास कर देंगे, इंसुलिन डिलीवरी कंट्रोलर को, जो फिर आगे जो हम लोग का इंसुलिन पंप रहेगा उसको कमांड देगा कि भाई 10 mg 20 mg इंसुलिन जो है वो आप आगे पंप कर दो पेशेंट के लिए, उसको ज़रूरत है। स्टेट मशीन मॉडल्स, इट्स लाइक अ स्टेट चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइक्रोवेव का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब ये जो भी डायग्राम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डायग्राम्स एग्जांपल के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये सेम डायग्राम्स रट्टा मारना है। आप इसके बेस के ऊपर एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। अब ये भी कोई डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, स्टेट मशीन डायग्राम है, मतलब कौन से टाइम पे आपका मशीन का स्टेट क्या रहेगा और उसके हिसाब से उसका रिएक्शन क्या रहेगा। सो अगर मैं अवन अगर यूज कर रहा हूँ, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं अपने अवन को या तो फुल पावर पे रखूंगा या हाफ पावर पे रखूंगा। अगर मुझे सिर्फ खाना अगर गर्म करना है तो, या फिर पूरा खाना कच्चा खाना कुक करना है तो उसके हिसाब से क्या होगा। देन अगेन यहाँ पे आपका जो फुल पावर पे अगर ऐड करने के बाद में हम लोग टाइमर सेट करेंगे। देखो अगर सिर्फ खाना भी गर्म करना है तो भी आई विल सेट अ टाइमर
1 मिनट 2 मिनट्स के लिए, और पूरा खाना अगर पकाना है तो भी आई विल सेट अ टाइमर फॉर 10 15 20 मिनट्स के लिए। अब ये जो टाइमर है इसमें जो नंबर्स है ये लूप में चलते रहेंगे, जैसा फॉर लूप रहता है, जब तक वो लूप एंड नहीं होता तब तक ये सेम टाइमर चलते रहेगा। एक बार ये टाइमर एंड हो गया, ठीक है, सो वो टाइम उसके बाद क्या होगा, डिसेबल डिस्प्ले वेटिंग आएगा। अगर बीच में से आपने डोर ओपन किया, आपने वापस डोर क्लोज किया तो क्या होगा, इनेबल डिस्प्ले इज रेडी, है ना, डोर क्लोज करने पे वापस डिस्प्ले आ जाएगा। आप डोर ओपन करते तो डिस्प्ले गायब हो जाएगा। एंड जैसे आपने डोर क्लोज किया, डिस्प्ले रेडी हो गया, इट स्टार्ट्स ऑपरेशन ऑफ ओवन, इट स्टार्ट्स। एंड उसके बीच में अगर आपने टाइम बताया, आपने ऑपरेशन कैंसिल किया तो डिस्प्ले टाइम वापस आ जाएगा, आपने वापस डोर ओपन किया तो वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सो ये सेम जो हम लोग सिंपल अवन यूज करते हैं उसी के बारे में दिया और कुछ भी नहीं है। और ये जो भी मैंने आपको बताया उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये वे में आप एक एग्जांपल जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल चीजें नहीं है। माइक्रोवेव अवन का ऑपरेशन कैसे होगा, तो ऑपरेशन के लिए अभी हम लोगों ने ये पूरा जो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये ऑपरेशन में हम लोग क्या बता रहे, ऑपरेशन आपका ये मेन 4 जो बॉक्सेस है वो आपका ऑपरेशन है। चेकिंग द स्टेटस, बराबर है, सबसे पहले अगर स्टेटस अगर ओके है तो क्या होगा, कुकिंग चालू हो जाएगा एक टाइमर के लिए, जैसे 10 मिनट के लिए फूड को आपको कुक करना है। तो ये जो है ना रन जनरेटर होगा। टाइम आउट पे क्या होगा, इफ वंस द कुक इज डन, एक बजर साउंड करेगा फॉर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स जो भी है। एंड उसके बाद में वो वेटिंग मोड में चले जाएगा कि आप अभी ओवन ओपन करके खाना निकालोगे। आपने कैंसिल किया तो भी वो वेटिंग मोड पे ही जाएगा। आपने डोर ओपन किया तो आपका जो भी डिस्प्ले है, जो आपका प्रोसेसिंग चल रहा था वो डिसेबल हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप देखो, चेक स्टेटस, अगर यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आ गया है ना आपका जो ओवन है उसमें, तो फिर क्या होगा, अलार्म बजेगा, बराबर है, डिस्प्ले इवेंट आएगा, जो इवेंट आप प्रोसेस करने की ट्राई कर रहे हो वो इवेंट ये अलाउ नहीं कर रहा है। सो अगेन वो टाइम पे यहाँ पे वापस प्रॉब्लम आएगा, आपको जो खाना गर्म करना है बनाना है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वही है सिमेंटिक डेटा मॉडल्स, मतलब ईआर डायग्राम्स होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट एंटिटीज, जैसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी सिमेंटिक्स या उसका ईआर डायग्राम दिया है। एंटिटी रिलेशनशिप्स, अब डेटाबेस के टेबल्स आपका क्लासेस दोनों मैच होने चाहिए, याद रखो। कोई एक क्लास में जितने हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल्स है वैसा ही एक डेटाबेस में टेबल रहेगा और उसमें उतने कॉलम्स रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल वाला क्लास बनाया, तो अब आर्टिकल वाला जो क्लास है ये क्या करेगा, आपके जो ऑथर्स है, मतलब जो भी बुक्स है उसके जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे आएंगे। और वो आर्टिकल्स के लिए यहाँ पे वो हर एक आर्टिकल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आर्टिकल का टाइटल लेगा, ऑथर आएगा, उसका पीडीएफ फाइल आएगा जो आर्टिकल है वो, एंड उसका फीस कितना होगा, ये आर्टिकल अगर किसी को एक्सेस करना है, यूज करना है रेफरेंस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, जो भी है वो। देन उसके हिसाब से यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, सबसे पहले वी हैव अ बायर। तो एक बायर का क्लास बनेगा अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हूँ तो, और उसके बाद में दूसरे दूसरे फंक्शंस बनेंगे। लेकिन अगर डेटाबेस में हो तो बायर वाला सिर्फ एक टेबल बनेगा और उसके अंदर कॉलम्स कौन से रहेंगे, नेम, एड्रेस, ईमेल, बिलिंग इन्फो। याद रखो आपका डेटाबेस में अगर ये टेबल बन रहा है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक बायर वाला क्लास बनाएंगे और वो क्लास के अंदर इतने वेरिएबल्स रहेंगे और ये वेरिएबल्स कोई ना कोई एक फंक्शन के अंदर यूज होंगे, जहां से हम लोग वो वेरिएबल्स के वो फंक्शंस के अंदर क्वेरी लिखेंगे, जिससे आपका वो डेटा वो क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में स्टोर हो जाए। डेटाबेस, लाइब्रेरी डेटाबेस के बायर्स टेबल के अंदर ये 4 वेरिएबल्स के वैल्यू 4 आपका बायर कॉर टेबल के कॉलम में स्टोर होंगे। अब वन बायर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, तो इसके लिए ऑर्डर टेबल रहेगा, ऑर्डर नंबर, टोटल पेमेंट, ड्यू, टैक्स जो भी है वो। अब आपने ऑर्डर क्या करना है, सपोज आपने आर्टिकल ऑर्डर करना है, कौन सा आर्टिकल ऑर्डर करना है, तो उसका टाइटल, ऑथर, पीडीएफ फाइल और उसका फीस क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो आर्टिकल है वो कोई ना कोई पब्लिशर के साइड से आएंगे, तो वो सोर्स बताओ कि कौन सा टाइटल है आर्टिकल का, कौन सा पब्लिशर है, इशू डेट क्या है, उसके नंबर ऑफ पेजेस क्या है। प्लस उसके साथ में कोई कोई आर्टिकल्स कोई कंट्री में अलाउड रहेंगे, कहीं पे अलाउड नहीं रहेंगे, तो उसके कॉपीराइट्स देखेंगे हम लोग कि कौन से कंट्री से हम लोग को मिला हुआ है, तो उसके कॉपीराइट्स क्या है, उसका टैक्स रेट क्या है। तो अगर कॉपीराइट एजेंसी के पास से हम लोग वो लेंगे और उसके बाद आपको वो सेम कंट्री पे वो अगर रिक्वायर्ड है तो वो मिल जाएगा, बराबर है ना, कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में। डेटा डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। आप देखो कि आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश, हिंदी कोई भी अगर डिक्शनरी होगा
तो डिक्शनरी का मतलब या पर्पस क्या होगा कि वहाँ पे आप कोई इंग्लिश का एक वर्ड अगर देख रहे हो तो वो वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आपको बताएगा, है ना, उसका डेफिनेशन बताएगा, वो हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको बताएगा। एग्जैक्टली सेम वे जब अगर हम लोग डेटाबेस डिक्शनरी की अगर बात करते हैं तो डेटाबेस डिक्शनरी भी ऐसा ही कुछ काम करेगा, जिसमें वो आपको क्या बताएगा, कौन से टेबल्स है, वो कौन से टेबल्स में कौन से कॉलम्स हम लोगों ने रखे हैं और क्रिएट किए हैं, और वो जो कॉलम्स हम लोगों ने क्रिएट किए उसका पर्पस क्या है। सो डेटा डिक्शनरी आर लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स यूज्ड इन द सिस्टम मॉडल। डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटिटीज, मतलब अगर स्टूडेंट टेबल है तो वो स्टूडेंट टेबल मैंने क्यों बनाया, स्टूडेंट एडमिशन टेबल क्यों बनाया, स्टूडेंट रिजल्ट टेबल क्यों बनाया, और उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ। और उस जैसे अगर एक स्टूडेंट एडमिशन टेबल है उसको मैंने लिंक किया है स्टूडेंट एग्जाम टेबल और स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल के साथ में, तो ये स्टूडेंट का जो रिलेशन है स्टूडेंट एडमिशन टेबल का स्टूडेंट अटेंडेंस और बाकी के दो टेबल के साथ में वो कैसा है वो बताएंगे। देन अगर स्टूडेंट एडमिशन टेबल है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, दिस आर द एट्रीब्यूट्स। याद है सिंपल डेटाबेस के कंसेप्ट है यहाँ पे, तो वो आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, सपोर्ट, नेम मैनेजमेंट, वही है। नाउ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है डेटा डिक्शनरी का, लाइक मेरे पास एक एंटिटी है आर्टिकल, उसका काम क्या है, ये क्या है एंटिटी है, कभी क्रिएट किया था वो है, ऑथर है तो ऑथर क्या कर रहा है, क्या टाइप के डिटेल्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, बायर है तो वो क्या है, हम लोग के डेटाबेस में बायर वाला टेबल क्यों है वो बता रहे हैं, फीस पेबल, 1-to-1 रिलेशन होगा उसका आर्टिकल कॉपीराइट के साथ में क्यों है, कभी क्रिएट किया रिलेशन, ये बता रहे हैं। आई होप समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर मेनली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट आएंगे, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, इंटरेक्शन मॉडल। इनहेरिटेंस मॉडल बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जावा में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इनहेरिटेंस पढ़ा है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ऐसा ही इनहेरिटेंस का डायग्राम दिया है आपको। तो मेरे पास एक ग्रैंड पेरेंट्स है, देन पेरेंट्स है एंड उसके बच्चे है, दैट इज द चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट्स। सो अब यहाँ पे ये हायरार्की है, हायरार्कल इनहेरिटेंस है। 5 टाइप के इनहेरिटेंस हम लोग को पता है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड हायरार। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, इसको हाइब्रिड बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपके पास ये हायरार्कल टाइप का इनहेरिटेंस दिया हुआ है, याद है। आप अगर जावा अगर बेसिक कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपने इनहेरिटेंस पढ़ा रहेगा, सी प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस पढ़ा रहेगा, आगे बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे उसमें भी इनहेरिटेंस आएगा। तो हर जगह पे इनहेरिटेंस आता ही है, जहाँ पे कोई ना कोई पेरेंट क्लास में से कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शंस हम लोग इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास के लिए। सो यहाँ पे मेरा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो लाइब्रेरी आइटम है, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी आइटम क्लास है इसके अंदर दिस आर ऑल द वेरिएबल्स, याद रखो वेरिएबल्स। क्लास का डेफिनेशन आपका होता है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल, मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शंस ओनली। सो यहाँ पे ये देखो ये लाइब्रेरी आइटम्स है, इसके अंदर कैटलॉग नंबर, एक्विजिशन कॉस्ट, टाइप, स्टेटस, ये सारे मेरे वेरिएबल्स है। अब ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है इसको इनहेरिट कौन कर रहे हैं, पेरेंट कर रहे हैं, दो पेरेंट क्लास, पब्लिश्ड आइटम एंड रिकॉर्डेड आइटम। तो अब पब्लिश्ड आइटम में वापस दो चीजें है, टाइटल एंड पब्लिशर, रिकॉर्डेड में टाइटल एंड मीडियम है, और उसके वापस दो चाइल्ड क्लास है। पब्लिश्ड आइटम के अंदर आपके दो क्लास कौन से आएंगे, बुक एंड मैगजीन। बुक के अंदर ऑथर, एडिशन, पब्लिकेशन डेट, है ना, और उसका नंबर। मैगजीन के अंदर ईयर एंड इशू, ये आ गए। तो अब क्या हो रहा है देखो, आपका जो मेन ऊपर सबसे ऊपर लाइब्रेरी आइटम्स है उसको इनहेरिट कर रहा है पब्लिशर, और उसको इनहेरिट कर रहा है बुक एंड मैगजीन। सेम वे ऊपर जो लाइब्रेरी है उसको इनहेरिट करेगा रिकॉर्डेड आइटम, और उसके अंदर वापस आपके दो कैटेगरीज रहेंगे, रिकॉर्डेड आइटम्स में फिल्म्स है या कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। तो ये वे में आपका ये हायरार्की चल रहा है। तो हम लोग ने जो डेटाबेस में पढ़ा वही हायरार्की का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वही डायग्राम्स हम लोग ये उसी को हम लोग डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे बता रहे हैं, नथिंग एल्स। सेम वे यूजर क्लास हायरार्की है। सो अगेन सॉरी, सो यूजर क्लास हायरार्की में क्या होगा, वी हैव लाइब्रेरी यूजर। लाइब्रेरी यूजर पे वापस क्या रहेंगे, लाइब्रेरी यूजर का देखो यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स है, सॉरी यहाँ पे उसके वेरिएबल्स है, डेटाबेस में इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। अगर मेरा लाइब्रेरी यूजर नाम का डेटाबेस में टेबल होगा तो उसके एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर मैं बोलूँगा तो ये लाइब्रेरी यूजर नाम का मेरा क्लास है और ये उसके वेरिएबल्स है। नेम जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, एड्रेस अगेन स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा ये वेरिएबल का, फोन नंबर इंटीजर टाइप है, रजिस्ट्रेशन अब इसमें आप कौन सा टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो अगर अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वापस इसको भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप बता देंगे। एंड देन इसके अंदर दो फंक्शंस रहेंगे, रजिस्टर एंड डी रजिस्टर।
और ये फंक्शन के अंदर हम लोग के डेटाबेस के क्वेरीज हम लोग फायर करेंगे, जिससे ये वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यूज को हम लोग लाइब्रेरी यूजर नाम का जो डेटाबेस में टेबल बनेगा और उसके अंदर नेम, एड्रेस, फोन नंबर वाले जो कॉलम्स रहेंगे उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, फेच करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे। तो रजिस्टर का मतलब एग्जिस्टिंग जो मेरा लाइब्रेरी यूजर नाम का टेबल है उसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड करो। डी रजिस्टर मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी यूजर वाला डेटाबेस रहेगा उसमें से आप कुछ वैल्यूज को डिलीट कर दो, है ना। दो चीजें चलेंगे। सो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो लाइब्रेरी यूजर है, एक उसमें रीडर ही होगा। रीडर के अंदर कोई चाइल्ड क्लास नहीं आएगा, बस रीडर रीडर ही है, पढ़ ही रहा है बस वो, और कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो एक ही इंडिविजुअल क्लास रहेगा। दूसरे में हम लोग के पास दो टाइप के क्लासेस रहेंगे, बोरोवर। अब बोरोवर दो टाइप के हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स जो कॉलेज में रहेंगे या स्टाफ रहेंगे वो बोरो कर रहे हैं या स्टूडेंट बोरो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको जो बोरोवर है वो कौन से है, आपका स्टाफ है या स्टूडेंट्स है। अगर स्टाफ है तो उनका डिपार्टमेंट फोन नंबर वो स्टोर करेंगे, स्टूडेंट है तो उनके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से है और एड्रेस क्या है ना, ये सारे डिटेल स्टोर करेंगे। देन इनहेरिटेंस के अंदर ही आपका और एक टाइप का इनहेरिटेंस रहता है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस याद रखो, हम लोगों ने जावा में पढ़ा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा, सी प्लस प्लस में अलाउड था, है ना। क्यों अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल क्लासेस है, मल्टीपल पेरेंट्स है और एक क्लास है, जिससे जो चाइल्ड क्लास है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब अगर दोनों पेरेंट के पास सेम प्रॉपर्टी होगा। तो सपोज यहाँ पे ये मॉम एंड डैड है और ये उसका बच्चा है, तो अब क्या होगा कि अगर मॉम एंड डैड दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज कार, अब दोनों अगर वो सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे कार रिक्वायर्ड है लेकिन मुझे एक ही कार रिक्वायर्ड है ना, एक साथ में दो कार लेके नहीं जा सकता। आइदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन एक्सेप्ट एंड ड्राइव ओनली वन कार। तो अब अगर मॉम एंड डैड दोनों अगर कार प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो बच्चा है वो दोनों के पास से सेम टाइप का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। तो अब चाइल्ड जो है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं कौन सा वाला कार एक्सेस करूँ, कौन सा वाला कार यूज करूँ जब मेरे पास दोनों सेम प्रॉपर्टीज है। देन नेक्स्ट थिंग कि सपोज अगर डैड ने बोल दिया कि कार नहीं मिलेगा लेकिन वो सेम प्रॉपर्टी मॉम के पास अवेलेबल है दैट इज कार, तो अब क्या होगा कि बच्चा जो है वो मॉम को मस्का मार के वहां से कार ले लेगा। सो अगेन क्या हुआ कि कोई प्रॉपर्टी एक पेरेंट ने अगर ब्लॉक किया था फिर भी चाइल्ड जो है वो सेम प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के पास से इनहेरिट कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी इशूज। सो ये सब रीजंस की वजह से हम लोगों ने जावा और बाकी के जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों के ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसको हटा के इंटरफेस डाल दिया आपने, वहाँ पे पढ़ते रहोगे आप देखना। सो यहाँ पे अभी हम लोग के पास फिलहाल के लिए हम लोग के पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है, क्या होता है हम लोग को पता है। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक पेरेंट क्लास है दैट इज बुक्स, जिसके अंदर ये वाले सारे आपके वेरिएबल्स है, और दूसरा है वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स है, और उसको कौन इनहेरिट कर रहा है, टॉकिंग बुक। तो टॉकिंग बुक के अंदर क्या आएगा, एक आपका ओरिजिनल बुक आएगा और वॉइस रिकॉर्डिंग आएगा, ये दोनों कंबाइन जब होगा तब आपका ऑडियो बुक जिसको हम लोग बोलते हैं वो आएगा। ऑब्जेक्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेट ऑपरेटर्स होते हैं, आपको याद रहेगा एग्रीगेट ऑपरेटर्स मतलब मीन, मैक्स, एवरेज, सम। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, को बहुत सारे कोई ऑपरेटर्स का जब कनेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है देखो, एग्रीगेशन मॉडल शोज हाउ क्लासेस डेटा कलेक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ अदर क्लासेस। सो जैसे मेरे पास यहाँ पे वी हैव वन क्लास दैट इज जैसे हम लोग के पास स्टूडेंट पैक है, तो स्टूडेंट पैक के अंदर कौन से दूसरे क्लासेस रहेंगे, असाइनमेंट, देन जो हम लोग लेक्चर में जो स्लाइड्स यूज कर रहे हैं वो, लेक्चर नोट्स जो हम लोग बना रहे हैं वो, एंड उसके वीडियो लेक्चर्स जो ओरिजिनल आपके स्टोर हो रहे हैं वो। देन असाइनमेंट्स के अंदर आपके जो आपको असाइनमेंट्स दिए उसके क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरे में उसका सॉल्यूशंस रहेगा। तो स्टडी पैक के अंदर वी हैव कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जिसके अंदर वापस असाइनमेंट के अंदर अगेन वी हैव कलेक्शन ऑफ 2 और मोर क्लासेस। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट्स के अंदर एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस है, लेक्चर नोट्स के अंदर वापस हम लोग के अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से वापस यहाँ पे लेक्चर नोट्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट बिहेवियर मॉडलिंग, सो यहाँ पे देखो अभी आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी यूजर। तो सबसे पहले वो लाइब्रेरी का जो कैटलॉग है वो डिमांड कर रहा है, तो यह लाइब्रेरी क्या करेगा, कैटलॉग डिस्प्ले करेगा। देन ई रिक्वेस्ट टू इशू वन बुक, तो लाइब्रेरी क्या करेगा, सबसे पहले उसको लाइसेंस इशू करेगा।
अब ये जब लाइसेंस एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। याद है आई अग्री करके आता है आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे, मोबाइल ऐप पे, कि आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस। तो लाइब्रेरी सिस्टम भी कुछ चीज़ें जब प्रोवाइड करेगा तो वो भी उसको ऐसा लाइसेंस इशू करेगा जिसके ऊपर आपको दिया रहेगा आई अग्री एंड आई डू नॉट अग्री। इफ़ यू क्लिक ऑन आई अग्री तो आपके पास से लाइसेंस जो है वो एक्सेप्ट हो गया। देखो एक्सेप्ट लाइसेंस वो हो गया, एंड देन ये रिक्वेस्ट जो है आगे कंप्रेस हो गया, आपके सर्वर पे जाएगा लाइब्रेरी के, जहाँ से आपने जो आर्टिकल या बुक डिमांड किया था वो आपको डिलीवर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको डायरेक्ट डायग्रामेटिक वे में दी है ना, वही आपको याद रखना है यहाँ पे भी, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या बोला है, वंस वी हैव एलिसिट रिक्वायरमेंट। एलिसिट का मतलब क्या होगा, ऐसे ही क्लाइंट ने बोल दिया मैंने मान लिया और उसी के ऊपर मैं काम करने लगा, ऐसा नहीं होता है। एलिसिट रिक्वायरमेंट का मतलब होगा कि हम लोगों ने देख समझ के रिसर्च करके क्लाइंट के साथ वापस एक दो मीटिंग करके उसमें फिर उसके डिटेल में उसके रिक्वायरमेंट समझ के हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और कहीं पे अगर कुछ अननेसेसरी चीज़ें उसको हटा देंगे, कोई काम के रिक्वायरमेंट्स अगर मिस हो रहा है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। इसको हम लोग एलिसिट रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे। सो एलिसिट रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग द व्यू पॉइंट्स, कंडक्ट इंटरव्यू एंड एथनोग्राफीज। एथनोग्राफीज का मतलब आपने वहां पे जो रिसर्च करेंगे आप रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, आप जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो उसमें आपको वहां का कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, वहां के लोगों का टेस्ट क्या है ये समझना है। तब जाके वहां के लिए आप एक प्रॉपर व्हाट वी से एक प्रॉपर हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अगर इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि इफ मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट इफ दे रन द बिजनेस इन इंडिया, तो इंडिया के लोगों का जो टेस्ट है, उनको जो स्पाइसी फूड्स पसंद है, उसके हिसाब से वो अपने बर्गर्स को, अपने प्रोडक्ट को स्पाइसी बना रहे हैं। जो अपने प्रोडक्ट को ये वे में मॉडिफाई नहीं करेगा वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि चलो आप एक बार ब्रांड देख के या कुछ भी देख के आप एक बार चले जाओगे, देन यू थिंक कि भाई इससे बेटर तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे ही कोई कुछ खा लेते जो हम लोगों को टेस्ट में पसंद आता। तो बस वही है, एलिसिट रिक्वायरमेंट में हम लोगों का रिसर्च एंड एनालिसिस होगा, है ना। रिसर्च डिपार्टमेंट्स रहेंगे जो जेन्यून डेटा रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे मार्केट में आपके जो राइवल्स हैं उनके साथ में, एंड उनके कंपैरिजन में विच आर द जेन्यून रिक्वायरमेंट्स जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है। इफ देर आर सम रिक्वायरमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम योर what we say which are provided from the customers end, but the actual requirement when we have compared it with the competitors, तो वहाँ पे those requirements are different compared to the requirements which is provided from the user. So वो time में how we are going to take the call, है ना। drop the scenario and use cases जिसके बेस के ऊपर we can say कि okay these are the situations with respect to this situations we can deal with this situation in this manner। देन उसके बेस के ऊपर यूज केस को हम लोग रिफाइन करते जाएंगे, जिसमें हम लोग फंक्शनल डिकम्पोजिशन डालेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फंक्शंस। ये सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल की ये प्रोसेसेस है, सो दिस आर द प्रोसेसेस, तो यहाँ पे कौन से फंक्शंस हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे, है ना, ये सब आएगा। बिल्ड ऑब्जेक्ट मॉडल, क्रिएट सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच यूज केस, ये सब, ये तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वही सेम पॉइंट आ गया। तो अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब जो भी ऊपर से हम लोगों ने समझा है वो अगर सब साथ में रखे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, यूजर रिक्वायरमेंट्स, देन उसके बेस के ऊपर सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग सारे जो हम लोगों के अभी तक रिक्वायरमेंट मिले इसको डिकम्पोज करेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन बताएंगे ऑफ ईच सब सिस्टम, उसका पर्पस, उसने क्या सर्विस वो ऑफर कर रहा है वो, और उसको फिर हम लोग ऑर्गेनाइज वे में लाएंगे जिससे हम लोग उसके बेस के ऊपर एक एक्चुअल सिस्टम बना सके। देन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिराइव फ्रॉम द यूजर रिक्वायरमेंट, यूज केस मॉडल्स और ये सब रहेगा जहाँ पे, बराबर है। देन उसके आगे क्या बोला है, दिस रिक्वायरमेंट्स आर रिफाइंड टू द यूजर रिक्वायरमेंट एंड दिस कैन ऑल्सो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच सब सिस्टम्स। देन सिस्टम मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोगों ने प्रीवियसली जो पढ़ा है वही सब सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिस्टम मॉडलिंग में।
जहाँ पे आपके स्टेट डायग्राम, यूज केस डायग्राम्स, ये सब आएगा वापस। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड मेथड्स। अब स्ट्रक्चर्ड मेथड्स में आपको क्या बोला है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड मेथड्स? अब यहाँ पे देखो, आपको स्ट्रक्चर्ड मेथड में सबसे पहले बोला है स्ट्रक्चर्ड मेथड्स लाइक गाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेप रिफाइनमेंट। स्ट्रक्चर्ड मेथड होगा लाइक इनकॉर्पोरेट सिस्टम मॉडलिंग एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द मेथड्स। अब देखो स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट मतलब मैं एक स्टैंडर्ड वे में आपके पास से रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा, जिससे मैं ये देख सकता हूँ कि ओके अगर ये कुछ रिक्वायरमेंट है ये यूजर के, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग का फाइनल सिस्टम कैसे हो सकता है ना। लाइक आप देखो कि हम लोगों ने जो ऊपर जो डीएफडी डायग्राम, ईआर डायग्राम्स बनाए थे, तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली पता चल पाएगा कि ओके आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके बेस के ऊपर क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, किसको हटाएंगे, है ना, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। देन उसके आगे स्ट्रक्चर्ड मेथड्स में ये आपका स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा। देन उसके आगे नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव मेथड्स, सो सेट ऑफ मॉडल्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, कि जहाँ पे अगर बोल रहा हूँ मैं कि अगर ऐसा कुछ आपका मेथड है तो उसमें हम लोग के ऐसे कुछ डायग्राम्स मॉडल बनेंगे, उसके लिए ऐसे कुछ केस टूल्स हम लोग यूज करेंगे। देन हर एक जो मेथड है उसका कोई ना कोई वीकनेस रहता है। मतलब अभी ऊपर जो भी हम लोगों ने डिजाइनिंग मेथड पढ़े हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में डिजाइनिंग मेथड्स फॉलो करते हैं, वो सारे जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, दैट इज कि आप वो चीजों को फॉलो करते हुए फंक्शनल एस्पेक्ट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सको। वो कहीं पे कोई भी नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते। नॉन फंक्शनल मतलब दे विल नॉट डिफाइन दे क्योंकि ये वाला फंक्शन विल बेस्ट परफॉर्म ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला फंक्शन के लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम 4 GB ऑफ रैम, फॉर दिस वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4G हाई स्पीड कनेक्शन विद मिनिमम 5 Mbps स्पीड, या फिर दिस चोज कि हम लोग के पास ये वाला जो सॉफ्टवेयर है या दिस ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड, है ना। ऐसा कुछ वो नहीं बताता है। सो मतलब जो भी हम लोग मॉडल्स या मेथड्स अभी तक हम लोगों ने फॉलो किया, केस टूल्स, यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम्स है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, ये जो भी टाइप्स के हम लोगों ने डायग्राम, फ्लो चार्ट, आप जो भी कुछ पकड़ो, दिस ऑल आर, ये सारे मेथड्स का द मेन वीकनेस इज दे बेसिकली टॉक अबाउट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ योर सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर। they nowhere connecting the dots with non-functional aspect or non-functional system. अब आप देखो कि if we add this non-functional aspect or a systems with a functional aspect, then the complexity will increase drastically. Because at with each and every let's suppose we have two types of platforms and operating system available with us. One is three types: Mac, Linux, and Windows. So now if I differentiate or if I now try to add non-functional aspects as well, then the number of diagram will get triple जो भी diagrams हम लोग बना रहे हैं. Because in all the diagram, when we talk about non-functional aspect, then we supposed to focus on three things. If we have some entity relationship diagram and those entities or those database, now if those database are connected or get if they got accessed from Linux, then how it's going to work, and if the same thing is get accessed from Windows, तो कैसे access होगा, है ना, सेम पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे वही दिया है, they do not usually include info about whether method is appropriate for a given problem or not. ये आपको खुद से करना पड़ता है, elicit requirement, बराबर है, the methods or the pattern which we are following, whether it is suitable for the given problem or the new requirement which is prescribed from the client, whether this method suits those requirements or not, ये यहाँ पे पता नहीं चलेगा। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, we supposed to define it in our own way only by trying and testing. और अगेन ये जो भी मेथड्स है, दिस क्रिएट्स टू मच डॉक्यूमेंटेशन। आप ही सोच लो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा,
है ना। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ओके वी यू सपोज टू ऐड दिस मेनी डायग्राम्स फॉर दिस प्रोसेस, दिस मेनी डायग्राम्स फॉर दिस प्रोसेस, देन दैट विल क्रिएट सो मच बर्डन on the system. The system models are sometimes too detailed and difficult for user to understand. ये डायग्राम्स आप देखो, अगर हम लोग भी समझते हैं तो इट टेक्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ओके विच डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर विच पर्पसेस एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट, एंड बेस्ड ऑन दिस which type of development we are going to apply, like whether we are going to code our software or we are going to implement the database tables with respect to this diagram. So जैसे आज अगर मैंने बताया कि we have a DFD entity relationships diagrams there, then we have inheritance वाला जो pattern today we have studied, and जिसमें हम लोगों ने बोला कि okay we have this type of classes in our front end, or if we have developed a library system class, देन वो पेरेंट क्लास होगा, उसके नीचे आपके कोई चाइल्ड क्लासेस रहेंगे, एंड एग्जैक्टली सिमिलर वे इन डेटाबेस आल्सो विल बी क्रिएटिंग वन लाइब्रेरी सिस्टम टेबल, एंड उसके साथ में हम लोग के पास उसके दूसरे टेबल्स रहेंगे विच विल बी इन अ रिलेशन विद लाइब्रेरी सिस्टम टेबल विद प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन. सो दिस क्रिएट्स सो मच कॉम्प्लिकेशंस और दिस आर सो टेक्निकल थिंग्स, जो अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करेंगे या प्रैक्टिकली हम लोग फोकस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा. तो तब तक आपको भी प्रॉपरली अगर नहीं समझ में आएगा, सो आप सोचो कि एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए दिस इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई we say कि the methods or the pattern which we are using, they are quite difficult to understand for the normal human beings. Case work branch क्या रहेगा? So as you can see, one simple example is given here. Like we have a central database, जैसे कोई banks रहते हैं, so banks basically provides a central database. अब रिमेंबर कि ये जो सेंट्रल डेटाबेस है, सो इन दिस सेंट्रल डेटाबेस फ्यू डेटा माइट बी कमिंग फ्रॉम Mumbai branch, few might be from Delhi, Chennai, Kolkata, Tamil Nadu, then some might be coming from the Kashmir side, some might be coming from northeast India side. So ये इतने सारे branches के पास है, when we are collecting the data, so those data might be coming in different database format, है ना. सो आपको कोई एक ब्रांच के ऊपर कोई एक डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. लेट्स सपोज the Delhi branch stores their data, their local branch data in MS SQL server database system. When we talk about Mumbai, they are using Oracle as a database software to store that data, and central repositories also developed in Oracle. So when this central repository catch some data from Delhi branch, then they supposed to update it or change the format from one software to another software. So उसके लिए आपको ये डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम MS SQL टू Oracle. एंड आप अगर वो ब्रांच को कोई डेटा दे रहे हो, देन अगेन यू सपोज टू एक्सपोर्ट दैट डेटा, वाइस वर्सा इनवर्स प्रोसेस चलेगा. then as individual branches want some information, they will be writing one or the other query to fetch the data from the central repository. तो इसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे query language facility should also be there. then report generation facility, like monthly reports है हम लोगों के, या और some different types of reports. So for that we require report generation facility will help you to generate the report in Excel format, bar graph, pie chart format for the easy understanding of their users or the viewers. Then we will be using some or the other tools for defining this report generating facility, yeah, query languages, import export facility. And for data analysis and designs, we also required some or the other algorithm. Like suppose if I say ki, how my Mumbai branch is in more profit compared to Delhi branch, that is the analysis. What steps we have applied in Mumbai which we have missed in Delhi, because of which we are facing some losses in Delhi compared to Mumbai. So उसके बेस के ऊपर we'll be using this part as well. Then फॉर्म क्रिएशन टूल्स रहेंगे, बराबर है, साइन अप फॉर्म एंड अदर सर्च फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म, मनी विड्रॉल फॉर्म, जो भी है. देन उसके बेस के ऊपर इफ वी आर यूजिंग अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, सो देयर माइट बी सम कोड जनरेटर which will help you to generate few codes without much problem to a developer. जैसे आप देखो कि इन ASP.NET, Visual Basics.NET and many such other platforms we have drag and drop facility. So if I want to add
some buttons or text box or radio button, drop down, anything. I can just simply drag it and drop it on our canvas, and backend में automatically the code will be generated. And same way ये जो भी हम लोग पूरा database बना रहे हैं, we supposed to add a dictionary for the same, like which table we have added, which type of information we are storing, which columns are there in that table, what is the purpose of creating those columns there. So every single information should be stored in data dictionary. The main purpose is if the main person who is handling this data or this system for now, if he leaves the organization, then the other person who joins on at his place will be in a better position to understand with the help of this data dictionary the main architecture of our central repository. So ये उसके एनालिसिस के जो भी मैंने बोला उसका ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. दिस आर द की पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा. And here we are done with unit 2, and now we are about to start with unit 3. So at last we are done with unit 2 and we are on unit 3. Anyone, any doubts, anything you want to ask with respect to internals or first 2 units जो हम लोग के हुए? Anyone? And one more thing, I have already informed you all that our internal syllabus is going to be 1.5, that is till page number 93 सब कुछ आपको पढ़ना है. In as per this PDF till page number 93 everything you supposed to read. This is the last. Security terminology, damage from insecurity and security assurance. यहाँ तक का everything is your internal syllabus. Requirement engineering यहाँ से आपका syllabus नहीं है for internals. So before requirement engineering, whatever is there, you supposed to prepare it for the internals. So make sure you are ready with that. And if you have any problem before our internal, we have one lecture that is on Thursday. So you can ask me any of your question on Thursday if you have any. Now, so now we'll be starting with unit 3. Okay, before we start, anyone, any doubts? Let me know. Anyone? पेपर टाइप MCQ टाइप है ना? हाँ, this is already informed ना. If exam is happening online, मतलब it's going to be MCQ only. College से inform नहीं किया आपको? They're going to be MCQs itself. ठीक है? Same जैसा अभी तक आपने दिया है. No changes. Yeah. So remember, while we are dealing with MCQs, so you should be have a knowledge about those specific concepts. If your concepts are clear, you can easily answer those MCQs. So it's not going to be like you can just search any line from here and वो आपको बहुत easily मिल जाएगा. You supposed to prepare it. If the concepts are clear, जो मैंने आपको बताया इतने बार with different examples, you can easily answer those MCQs. If concepts are not clear and if you think you can just Google and answer those questions, then it will get difficult for you for this internal exam. So make sure आप एक बार properly पढ़ो. If you don't remember anything, go and revise lectures जो मैंने already YouTube पे upload किए हुए हैं. यहाँ से हम लोग का team delete हो गया तो वो lectures तो अभी आपको मिलने नहीं है, but on YouTube all the lectures are there. Not just yours, A division के भी available है. And I also take same subject in one more college that is Dalmia. So उसके भी lectures डाले, उसमें भी मैंने बहुत अलग अलग examples के through I have explained those students as well. So if you have any doubts, you can just go and refer any one lecture series जो वहाँ पे आपका जो internal का syllabus है वहाँ तक वो update हो जाएगा. So you can easily just go and watch those series और उससे आपका main जो भी doubts है वो clear हो जाएंगे. And उसके बाद में आपको कुछ अगर confusion है, कुछ doubts है, so you can easily ask me on Thursday because after Thursday we are not meeting. Directly आप exam में जाएंगे. So after Thursday we don't have any time. You will directly going for exam जहाँ पे आपका जो भी direct preparation देख के final exam ही attempt करना है. So you don't have much time now. ठीक है? And physical college is postponed for now. It doesn't means कि आपका exam time पे physical college नहीं हो सकता. So there might be a chances कि आपका physical exam हो this time.
Okay, because this is SEM 4 and TY का SEM 6. That is the final SEM for TY students as well. जिसके बाद they are directly entering into industry या फिर they will be trying for some masters courses. So as you know कि last time जिनके online exams हुए थे, they are facing a bit problem while searching for jobs. क्योंकि online exams जब अगर हो रहा है, so companies are not in position or they are not easily accepting the candidates. So this is physical exams are healthy for you as well as your career. MCQs आप एक बार गूगल करके दे दोगे, but this is not at all a good thing from industry perspective as well. So that's why we are trying to make uh, things go on in a physical manner possible होगा तो. So please be prepared for physical exams as well. I'll share previous year's papers also, so you can just revise those papers. I think I've already shared with CR. CR papers मिले हैं? CR सो गई? Anyone papers मिले हैं नहीं मिले? नो सर, अब तक नहीं मिले. Okay. So I'll just share with CR. आपको previous papers मिल जाएंगे, so you can easily get the idea कि कैसे questions exam में आता है. So that way you can prepare for theory exam, written exam, that is. ठीक है, and make yourself prepare क्योंकि कभी भी आपके immediately colleges चालू हो सकते हैं on very short notice. Like अभी भी चालू होने वाले थे. Again, थोड़े colleges they have just postponed the scenario, and there might be chances that again we can come to this decision. So right now very confusion is going on. Things are getting very confusing. So better you should be prepared for both types of exam. MCQ you are already prepared. MCQ में आपको टेंशन नहीं आ रहा है. You are there at your home in a comfortable situation with all the tools and techniques you have already. But physical exam में ये नहीं होगा, है ना? So physical exams are going to be the real exams. So better you should be prepared for that. And situation is like कि आपको सारे subject के अगर physical exams देने हैं अभी. So till this point of time, I'm not asking any student any questions. आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, it's up to you. I ask sometimes, I'm not getting response. मैं ठीक है, फिर भी मैं अपना syllabus जो है वो properly ख़त्म कर रहा हूँ. If someone asks, I definitely revert back to them with their queries. If you don't ask, I don't have time to individually call each and every single student and check whether they are sleeping, watching movies, doing time pass, anything. So अगर फिजिकल एग्जाम हो गए तो जो मूवीज देखे हैं, जो टीवी सीरीज, जो नेटफ्लिक्स सीरीज देखे, वो सब एक साथ निकलेगा बाहर. ठीक है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन जैसा हम लोग Amazon प्राइम पे सीरीज देखते हैं, है ना? So better to save yourself from some such situation. Please be prepared. Now we'll be starting with unit 3. So as you can see, unit 3 is basically talks about architectural design. So it mainly focuses on the designing part as well. So in architectural design जो भी अलग-अलग type के हम लोग designs पढ़ने वाले हैं, the designs which are required for our software development वो सारे आएंगे. जैसे यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, requirement specifications आ गए. मतलब we got the detailed requirement, specific requirement from our client. Then उसके बेस के ऊपर क्या होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा. आर्किटेक्चर डिजाइन मतलब द ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर. अब ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन हम लोगों ने बनाया, उसके बेस के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनेगा. जैसे हम लोगों ने एक डमी आर्किटेक्चर ओवरऑल ब्लूप्रिंट बना लिया कि ओके दिस इज हाउ आवर शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग और एनीथिंग विल लुक लाइक. तो उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बना लिया कि ओके यहाँ पे आपके पास थिएटर होगा, यहाँ पे एक हम लोगों के पास गेम जोन होगा, यहाँ पे फूड कोर्ट होगा. देन हियर वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स के स्टोर्स रहेंगे. देन यहाँ पे आपके पास
CCD हो सकता है या एनीथिंग सच दैट टाइप ऑफ कॉफ़ी शॉप्स आते हैं. सो ये सब हम लोगों ने बना दिया. उसके बेस के ऊपर नाउ विल अंडरस्टैंड कि ओके आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आने चाहिए. तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, उसके बेस के ऊपर विल बी प्रिपेयरिंग एन इंटरफेस डिज़ाइन. ठीक है, लेट्स रिवाइज दिस नाउ. Requirement specification, let's take an example कि we have taken a requirement specification for hospital. So अब वहाँ पे आपके पास architectural design है. अब देखो while developing a architectural design there are going to be some of the requirements which are common or basic for most of hospitals. Like अगर hospital है तो doctor होगा, nurse होगा, ward boys रहेंगे, medicines रहेंगे एंड मेडिसिन के स्टोर्स रहेंगे. बिकॉज डे 24/7 कभी भी किसी को भी अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है, तो विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वी आर सेटिंग अप, दैट इज फॉर लाइक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, हार्ट सर्जरी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बेस्ड ऑन दैट some functions going to be different, but many functions are going to be same for different hospitals. So we know the basic architecture except for the specific or some different requirements जो बाकी सारे हॉस्पिटल में अलग अलग रहेंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज रहेंगे. सो आर्किटेक्चरल डिजाइन के बेस के ऊपर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ओके वी सपोज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर अ हॉस्पिटल वेयर वी आर गोइंग टू हैंडल ऑल द डेटा of those patients on our where we are going to store all the data of our patients on database. Then with that database we'll be linking which doctor is there for the treatment of this patient, then which nurse is there जो time to time वो medicines provide कर रहा है to this patient, and based on that the status of patient, then उनका per day जो charges है, how much they have already paid the hospital fees, how much is left out, ये सब बताएंगे. उसके बेस के ऊपर आपके abstract specifications आ गए ना, based on which we'll be preparing a system कि okay if we have this type of a software then we minimum required front end आपको suppose PHP required होगा, back end we required Oracle or MS SQL server like that. Then based on this if we have a doctor who will be handling the system, then which type of interface will be providing login sign up for doctors, nurse will be handling the patient data, so what are the things are there वो हम लोग बताएंगे. Then same way for ward boy and for medical store which is there, उसके लिए हम लोग बताएंगे. So इसके हिसाब से हम लोगों ने interface specifications बना दिए. Then interface specification के बाद में आपको पता चलेगा कि okay we have some components which are specifically defined for doctors. Then वो कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन बताने के बाद में उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा. डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसको डेवलप करने के लिए एल्गोरिदम और डेटाबेस में कौन से टेबल्स बनेंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वो एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे, राइट. एंड वो एल्गोरिदम स्पेसिफिकेशन आएगा. सो ये देखो ये एक बहुत डिटेल चीज़ें जो है वो चलते जाता है. सो दिस इज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. ये तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से पढ़ा. जब अगर हम लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे डिजाइन रहते हैं. एंड डोंट वरी, हम लोग पूरे डिजाइन खुद से नहीं बनाते हैं. जब हम लोग अगर एक MNC में कहीं पे अगर होता है देन वी हैव अ बिग टीम, और वो टीम में ये काम जो है वो डिवाइडेड रहता है. सो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. एक बार आप एक दो प्रोजेक्ट के लिए वंस वी कीप डूइंग सच टास्क देन वो बहुत थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है. तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन, एडवांटेज ऑफ एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा. स्टेक होल्डर मतलब पीपल हु आर इन्वॉल्व इन आर सॉफ्टवेयर, दोज आर कंसिडर्ड एज द स्टेक होल्डर्स. सो उनके साथ जो है हम लोगों का डीलिंग प्रॉपर हो जाएगा, बराबर है. एक क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा. ऑलवेज सम और द अदर पर्सन फ्रॉम द क्लाइंट साइड इज देयर हु कैन इंटरैक्ट विद द डेवलपर एंड डेवलपर कैन इजीली क्लियर देयर डाउट्स कि ओके दिस आर द रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी आर वर्किंग ऑन नाउ. So what do you think, these requirements are correct or not? And if there are any problems, they can easily talk to the customer directly, and then they can clarify their doubts, ambiguity or some problems. So architectural may be used as the focus of discussion by the system stakeholders.
Then system analysis, that the analysis of whether the system can meet its non-functional requirements. Non-functional requirement matlab if we are trying to set up a server there, so do we require AC or something like that, or if we are setting up a server, then which operating system will be using on that server. Then उसके साथ में do we require some 5G or 4G types of connections. Then how we are connecting with our clients using a thin client or thick client model. Then whether we are setting our half of our data or backup on a cloud, or again we are setting up any other physical server. ये सारी चीज़ें हम लोग फोकस में लाएंगे. Large scale reuse, so the architecture may be reusable across a range of the systems. आप देखो कि if I have prepared a architecture very properly for a hospital systems or a software, then whether we have a one hospital or multiple, सबके लिए एक same ही provide होगा, एक same ही architecture follow होगा, except few what we say, except few differences in the requirements or a function. So आप देखो architecture and system characteristics. First is performance. सो परफॉर्मेंस में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, परफॉर्मेंस मीन्स क्या होगा, लोकलाइज क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड मिनिमाइज द कम्युनिकेशंस, है ना. दैट इज द हाउ वी कैन चेक कि क्रिटिकल ऑपरेशंस कौन से है, और वो क्रिटिकल ऑपरेशंस को हाउ वी आर गोइंग टू टैकल, और उसको आपको रिमेंबर वी सपोज टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल फंक्शंस. अगर कोई नॉर्मल फंक्शंस अगर कभी फेल होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, that will not affect your systems or your reputation much more. लेकिन if I say कि we are dealing with some important functions like some transactions or something, if the banking application does not show a passbook properly to me, it won't create any much problem or much difference to me. I can easily get some mini statements or something, बराबर है, या फिर I can again there are different ways to check the account statements. But at same point of time, if my mobile application is not allowing me for a smooth what we say, a smooth money transaction, then that is the problematic thing, है ना. So यहाँ पे वही बोला है, localize critical operations and minimize communication. So उससे क्या होगा, आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि कौन से आपकी चीज़ें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या है, सिक्योरिटी आएगा, सेफ्टी आएगा. दिस आर द मेन प्रॉब्लम, मेन थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अवेलेबिलिटी मतलब व्हेन वी रिक्वायर्ड इट शुड बी अवेलेबल. इट्स नॉट लाइक 24/7 इट्स अवेलेबल तो अवेलेबल है. 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं रिक्वायर्ड है ना. if we are giving an online examination, then during those online examinations something should be available to us, that is the ms form facility should be available to us. एग्जाम जाने के बाद में अगर वो कंटिन्यूस अवेलेबल है, एग्जाम के टाइम पे इट वाज नॉट वर्किंग फाइन, देन व्हाट्स द यूज, राइट. सो समथिंग विच शुड बी अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो हम लोग बता रहे हैं. सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी में वो आएगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वी ऑल नो, मेंटेनेबिलिटी, keep on working with the components and try to make it as proper as possible. Architectural conflict में क्या बोला है, use large grain components, improve performance and reduce the maintainability. So आप जितना प्रॉपरली बनाएंगे, परफॉर्मेंस जितना इंप्रूव करते जाएंगे, उतना मेंटेनेंस में आपको कम मेहनत लगेंगे, कम एफर्ट्स लगेंगे, बराबर है. मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा. मेंटेनेंस में मेन आपके एफर्ट्स या मेन आपका काम क्या रहता है, टू इम्प्रूव what we say, to improve the performance we try to make things as proper as possible, है ना. तो हम लोग और ज़्यादा थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाते जाएंगे, सिस्टम्स को और थोड़ा फास्ट बनाने की ट्राई करेंगे. टू मेक द सिस्टम मोर फास्टर वी ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है. देन इंट्रोड्यूसिंग redundant data improves availability but makes security more difficult. I hope we all know about normalizing the data. Data normalization means removing or eliminating the redundancy. So as and when you, as and when we apply the normalization, like first, second, third, fourth, first, second, third,
then voice code normal form, then fourth and fifth normal form. So as and when we improve, keep on normalizing our database, उसपे से जो redundancy है, duplications है, वो कम होते जाता है. Remember, if duplications are more, then that data is easily available at multiple locations. Concurrent access can be easily provided to all the users. But at same point of time, if there are some modification in our original data, then that will create a problem in terms like if I try to modify data, let's suppose that student data is stored in four different tables: student admission, student basic information data, like student name, the SAP ID of the student, a mobile number and email ID and address. Suppose the email ID of student got changed or mobile number got changed. So we have totally four locations where student basic information is stored. Now at three places we have modified or updated the mobile number, but at one place we have missed out. So that basically compromise the reliability of your database, because it is not showing the accurate or a correct information. So correctness is missing, integrity of data databases some or the other way got compromised. So we supposed to eliminate the redundancy or duplicate data from our database so that we can maintain the reliability, correctness. At same point of time, integrity should be the main importance. So if we talk about the maintenance, so in maintenance also we are keep on working on the same thing to make our database as proper as possible, or in simple terms we try to normalize our database. ठीक है. सिस्टम सब सिस्टम डिकम्पोजिशन बहुत सिंपल है. डिकम्पोज मतलब एक बड़ा सा सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, and once we decompose our system, it gets as easy or it gets more and more simple to work with it, to implement the system, to understand the system, to draw the block diagrams and other designs to prepare. And once that part is ready, then we can integrate that part with the other part of our system. So iske liye decomposition is the main most important part. So concern with the decomposed system is to interact into interacting subsystems. Architectural design is normally expressed as the block diagram or the whole systems diagram or a design, how or we can say a blueprint of your software. Overall system structure, barabar, it represents the overall system structure and or an overview of your complete software or a system. It does not mention or it does not specify how your subsystems are going to look like. Like if I prepare a blueprint or architectural design of some building or a mall, then it will only be specifying ki, okay, this much area we are occupying for a proper mall position, this much area will be dedicated for car parking, then ये बाहर का हम लोग का एरिया रहेगा where will be placing some where we'll be keeping something where people can sit and relax there. Then uske baad we'll say ki, okay, there are going to be 4 or 5 floor in our malls, and on top floor we'll be adding a gaming zone as well as food court, and fourth floor will be having some PVR or multiplex kind of a thing, है ना. Way we have defined, but हर एक मॉल पे how we are going to segregate on which floor कौन से लोगों को we are providing, and then light electricity connections कैसे रहेंगे, water connections कैसे रहेंगे, how we are going to set up the drainage systems, how we are going to provide centralized AC connections. Those things are not provided in the architecture design. Those detail will be provided only in subsystems. Only at subsystem level. So अगर यहाँ पे आप देखेंगे more specific models showing how subsystems share data, distributed and interface with each other may also be developed. So यहाँ पे as you can see we have this packaging robot system, as you can see. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, we have a vision system, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने. नाउ दिस थिंग इज बेसिकली क्या होगा, एक आर्म कंट्रोलर रहेगा. नाउ रिमेंबर इफ वी हैव अ रोबोट, तो अब रोबोट को डिफरेंस पता आना चाहिए. we can easily identify कि okay, something is a ball and something is tomato and something is egg. We can easily identify the difference between this object, and based on this difference we are going to
increase or we are going to increase the grip of our hand on those product. तो अगर egg है बहुत lightly will be putting a grip on that, है ना, tight grip नहीं होगा. But at same point of time if I say this is the metal ball, तो वो टाइम पे आपका ग्रिप जो है the pressure on that ball will be more so that we can handle that ball properly, है ना. सो इफ जो प्रेशर से जो जितना पावर इफ आई एम यूजिंग टू लिफ्ट एन एग, वही सेम प्रेशर इफ आई अप्लाई टू लिफ्ट एन मेटल बॉल, देन egg can be lifted easily but metal ball will not be lifted easily. So for that purpose we require to increase the pressure or a power so that I can lift that metal ball as well. So we have a robotic packing robot control system where we supposed to uh, uh, make our robot learn difference between different objects. Like अगर आप समझो कि अगर एक कोको कोला टाइप कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक का कंपनी है एंड वहां पे वी हैव अ रोबोट्स हु इज गोइंग टू हेल्प टू पैक दिस बॉटल. अब आप देखो जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं दे आर वेरी मच दे आर सो डेलिकेट. तो अगर मैं उसको जोर से पकड़ूंगा तो वहां पे वो आधा तो दब जाएगा, है ना. सो दैट कंसिडर्ड एज द डैमेज प्रोडक्ट, पीपल वॉन्ट एक्सेप्ट इट. सो आर्म कंट्रोलर और ग्रिप कंट्रोलर, दिस बोथ थिंग्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली. और उस पे हम लोगों ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और एन एल्गोरिदम विच वी हैव अप्लाइड. सो based on this आपका जो सिस्टम है वो इजीली वर्कआउट हो पाएगा. और आपका रोबोट जो है ही कैन इजीली हैंडल द प्रोडक्ट. उसको डिफरेंस प्रॉपरली पता रहेगा, अगर उसको डिफरेंस प्रॉपरली पता रहेगा बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन दिस ओनली पैकेजिंग सिस्टम विल बी अप्लाइड ऑन इट. और उसके आगे कन्वेयर बेल्ट रहेगा जो उसको सिस्टम के बाहर अपना जो मेन वर्कशॉप है उसके बाहर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के पास लेके जाएगा. सो ये आपके गाइडलाइंस कुछ रहेंगे, है ना. देन नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस. सो ये जो टॉपिक है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज के लिए विल कीप इट टिल हियर ओनली. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. एनीवन, एनी डाउट्स? Okay, so if you have any doubt afterwards also you can ask. आज के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ.